जी साथियों नमस्कार। आपके पसंदीदा चैनल धरती पुत्र पर स्वागत है मित्रों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब कर कर इस परिवार का सदस्य आप भी बन सकते हैं। जी हाँ साथियों, इस परिवार का सदस्य आप भी बन सकते हैं। ये निःशुल्क है। घनानंद सर के सौजन्य से एक प्रयास किया जा रहा है, एक मुहिम चलाई जा रही है। उनका एक ड्रीम है, लक्ष्य है, गोल है, आप लोग कह सकते हैं कि घर घर शिक्षा पहुंचाया जाए। जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, उनका एक उद्देश्य है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, कोई पैसे के अभाव में वंचित ना रहे। शोषित मजदूर मजलूम का ये चैनल आप लोग कह सकते हैं साथियों। मैं प्रश्नोत्तरी इस पर आप लोगों को कराऊंगा, बहुत अच्छी मानक पुस्तकों द्वारा। तो एक बार पुनः आप लोगों से आग्रह, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, आपका ही चैनल है। और कमेंट के माध्यम से भी सूचित आप लोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन पर भी चलता है, ऊपर भी लगा हुआ है, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे हम लोग दो प्रश्नोत्तरी, आज तीसरी प्रश्नोत्तरी है। जी हाँ साथियों, समग्र पाठ्यक्रम पर आधारित ये तीसरी प्रश्नोत्तरी आप लोगों को समक्ष है। तो हम लोग देखेंगे प्रश्नोत्तरी। देखिए नंबर दिया है, सब्सक्राइब आप लोग, अगर कोई दिक्कत समस्या हो तो आप लोग इस पे कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे जैसे प्राकृत। जी हाँ साथियों, पेन ले लेते हैं हम। पेन में देखिए प्राकृत की, यहाँ क्या प्राकृत के, प्राकृत प्रथम के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती, बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके परीक्षा में पूछा भी गया है। परीक्षा में जो एक क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, प्राकृत प्रथम के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती। देखिए है क्या है, प्राकृत है, पाली है, अपभ्रंश है, संस्कृत है। पहले आप लोग जान लीजिए प्राकृत कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे इसका जन्म हुआ, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। जैसे देखिए संस्कृत है, संस्कृत, इससे कौन सी भाषा निकली, संस्कृत से पाली। ठीक, पाली भी निकली। पाली से कौन सी भाषा निकली, पाल से प्राकृत आपकी निकली, पाल प्राकृत। इसके बाद कौन सी भाषा निकली, अपभ्रंश निकली साथियों। क्या निकली, अपभ्रंश, जिसका बिगड़ा हुआ रूप कहते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश, अपभ्रंश एक अवहट्ट है, कुछ लोग अवहट्ट कहते हैं, कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, अवहट्ट या अपभ्रंश कहते हैं। इसी के बाद हिंदी निकली। ठीक, आप लोगों को परीक्षा में पूछ लेगा कि अगर हिंदी की आदि जननी की बात करेगा तो संस्कृत हो जाएगा। अगर हिंदी हिंदी की जननी मतलब माता, तो क्या हो जाएगी, ये अपभ्रंश हो जाएंगी। ठीक, इसी प्रकार ये निकली। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। प्राकृत की प्रथम के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है, इसका जो सही उत्तर है आप लोगों को बीच क्या आ रहा है, तो सही आप लोग दे रहे हैं खा। इसका जो विकल्प है पाली, सही है मित्रों, खा है, पाली। पाली नाम से इसे संबोधित किया जाता है, खा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संस्कृत आप लोग जान गए, संस्कृत, पाल, प्रकृत, अपभ्रंश। इसके बाद हिंदी का विकास हुआ। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से, यही से हमें पकड़ना है, क्या किस अपभ्रंश से हुआ। सौर सेनी अपभ्रंश है, या गुज्जर अपभ्रंश है, या मागधी है, या अर्धमागधी है। इसका जो सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। तो पश्चिमी हिंदी का जो विकास है, ये गुज्जरा लिखा हुआ है, गुज्जर हो जाएगा यहाँ। गुज्जर अपभ्रंश से सौर सेनी अपभ्रंश यहाँ कर सकते हैं आप लोग, टाइपिंग में हो जाती है थोड़ी मोड़ी मिस्टेक। अपभ्रंश मागधी है, अर्धमागधी भी। इसका जो सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग। सही उत्तर सही है, आप लोग दे रहे हैं। इसका जो सौर सेनी अपभ्रंश है, सही है साथियों, ये जो सौर सेनी अपभ्रंश है, इसी से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। अर्धमागधी, जी हाँ साथियों, अर्धमागधी के अंतर कौन कौन सी आती है, पूर्वी हिंदी है ना, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, हिंदी इसके अंतर्गत अर्धमागधी आती है। क्या, अर्धमागधी। यहाँ मागधी हम लिख देते हैं, मागधी। अब इसके अंतर्गत आती है अवधी, एबीसी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी
बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी, जी हाँ साथियों, इसका देखिए एक फार्मूला है, ABC। अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर आप लोग सही दे रहे हैं, सौर सेनी अपभ्रंश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन बराबर क्या है, मिलता रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पूर्वी हिंदी की हो गई। अब देखिए, पूर्वी हिंदी, आओ क्वेश्चन में बता दिया है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं, नहीं ही पकड़ना है आप लोगों को, परीक्षा में देखिए नहीं। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है या बांगरू है? इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर सही है, जो बांगरू है साथियों, यही नहीं होगा, ये गलत है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तीनों है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। जी हाँ, अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, अर्ध मागधी, अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ABC क्या हो जाएगा? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। क्या क्यों नहीं रहा है, नेटवर्क इशू है क्या? देखिए, अब आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा ऊपर चला गया है क्वेश्चन, जिससे आप लोगों को स्पष्ट दिखता रहे। थोड़ा और, मेरठ, दिल्ली, देखिए ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या। देखिए, मेरठ है, दिल्ली है, सहारनपुर है आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली वह बोली कौन सी है जो कौरवी, बहुत महत्वपूर्ण, कौरवी के नाम से जानी जाती है? बताइए, कौरवी के नाम से जानी जाती है। अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है या कन्नौजी है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ साथियों, आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं। विकल्प जो C है, गा, एकदम सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं, खड़ी बोली। अब एक क्वेश्चन और बन रहा है यहाँ से, देखिए इसमें कितने क्वेश्चन छिपे हुए हैं। पूछ लिएगा, मेरठ में कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली। दिल्ली में कौन सी बोली जाती है? सहारनपुर में। देखिए क्वेश्चन, देखिए इसमें 4-5 क्वेश्चन छिपे, एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकलेगा। कौरवी नाम खड़ी बोली को किसने दिया? कौरवी नाम, कौरवी नाम खड़ी बोली को, बोली को किसने दिया साथियों? बताइए किसने दिया। हाँ देखिए, इस कौरवी नाम खड़ी बोली किसने दिया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाए? बहुत महत्वपूर्ण है, राहुल सांस्कृत्यायन का नाम आप लोग सुने होंगे, राहुल सांस्कृत्यायन जी, इन्होंने नाम ही दिया था। ठीक, अवधि के अंतर्गत जानते हैं, जो क्षेत्र अवधि में कौन है? आपका इलाहाबाद आ जाएगा, प्रतापगढ़ है, जौनपुर है, फैजाबाद, बाराबंकी, ये अवधि के क्षेत्र है। अब ब्रज कहाँ बोला जाता? मथुरा, आप लोग जानते हैं, मथुरा इसका केंद्र है, मथुरा ब्रज का केंद्र है। कन्नौज आप लोग जानते हैं, कन्नौज क्षेत्र में बोला जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ? ठीक, यहाँ देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ गया है। यहाँ देखना आप लोग, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न, यहाँ हो जाएगा जैसे निम्न, निम्न में से किस अपभ्रंश की देन है? क्वेश्चन पूछ रहा है, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश का देन है? मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्र या गुज्जरा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभी मैं बताया हूं पिछले क्वेश्चन में, इसका साथियों सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं,
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अर्धमागधी, बिल्कुल सही है। यही अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी आ जाएगी। इसी के अंतर्गत क्या आ जाएगी? ए बी सी, ए बी सी, ये से क्या हो गया? अवधी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बहुत महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ी। ठीक, अवधी अब कहाँ कहाँ बोली जाती है आप लोग जानते हैं। फैजाबाद है, इलाहाबाद है, या जिसे प्रयागराज आप लोग कहते हैं, प्रतापगढ़ भी उसी में आ जाएगा। तो इसी का क्षेत्र है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, हिंदी का विकास, देखिए यहाँ क्या है क्वेश्चन नंबर, हिंदी का विकास, हिंदी भाषा का प्रारंभ, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? देखिए 1000 ईस्वी से है, ईसा की 6वीं शताब्दी से है, वैदिक युग से है, या हड़प्पा काल से है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग सही उत्तर बताइए। ठीक है जी हाँ साथियों, इसका जो सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं 1000, बिल्कुल बिल्कुल सही, यही उत्तर आपका सही है, करेक्ट यही है। हिंदी का जो विकास है 1000 ईस्वी से। आप लोग जानते हैं पाल प्रकृत अपभ्रंश, प्राचीन भारतीय मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत, उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आ जाएगी, उसी के अंतर्गत ये आती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से? यहाँ भोजपुरी पकड़ना आप लोगों को, विकास किस अपभ्रंश से हुआ है भोजपुरी का? ऐसे देखिए क्वेश्चन सॉल्व, सौरसेनी अपभ्रंश यहाँ कर सकते हैं। मागधी है, अर्धमागधी है, ब्राचड़ है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सही आप लोग विकल्प जो बी आप लोग दे रहे हैं, सही उत्तर यही होगा आप लोगों का। विकल्प जो बी है बिल्कुल सही है, मागधी। ठीक, अब भोजपुरी बोली कहाँ जाती है आप लोग जानते हैं, आजमगढ़ है, बलिया मऊ, अब बिहार में पटना भी है, वहाँ पलामू भी एक स्थान है। तो वहाँ से अब बिहार के भोजपुर नामक स्थान से भोजपुरी का जन्म हुआ। अब भोजपुरी बहुत महत्वपूर्ण है, भोजपुरी शब्द के जन्मदाता कौन है? भोजपुरी, भोजपुरी शब्द के जन्मदाता कौन है? शब्द के बहुत महत्वपूर्ण है ये, देखिए एक जन्मदाता कौन है बताइए उत्तर आप लोग। भोजपुरी शब्द के जन्मदाता कौन है? रेमंड जी हैं, सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग, रेमंड हो जाएंगे, रेमंड बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का, रेमंड बहुत महत्वपूर्ण। देखिए एक प्रश्न में कितने क्वेश्चन छिपे हुए हैं। ठीक, अर्धमागधी आप तो जानते हैं, पूर्वी हिंदी इसके अंतर्गत आ जाएगी। सौरसेनी आप लोग जानते हैं, परागू इसका है, परागू पश्चिमी राजस्थानी गुजराती। तो भोजपुरी शब्द के जन्मदाता रेमंड जी हैं। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ आप लोग देखना, हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जॉर्ज गियर्सन जी हैं, गारसा द तारसी जी हैं, का खागा या अंगा हो जाए, ये हम लिख दिए हैं, टेसी टोरी जी हैं। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का आप लोग सही उत्तर बताइए। सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल जानते हैं आप लोग। इसका जो सही उत्तर साथी हो जाएगा गारसा द तारसी, यही आपका सही है। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के और जॉर्ज गियर्सन, इन्होंने काल विभाजन सर्वप्रथम इन्होंने प्रयास किया था, काल विभाजन का इन्होंने सर्वप्रथम। गारसा द तारसी फ्रेंच विद्वान थे। ठीक, इनकी पद्धति क्या थी? पद्धति इनकी क्या थी? वर्णानुक्रम थी, वर्णानुक्रम पद्धति थी। जिन्होंने इतिहास हिंदी साहित्य का लिखा है, वर्णानुक्रम पद्धति थी। रामचंद्र शुक्ल के आप लोग जानते हैं, हिंदी साहित्य के विकास नाम से, हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा था।
और जिसका संपादन है नागरी प्रचारणी सभा काशी बनारस में है, जो वहाँ से हुआ था। अगर पूछ ले आप लोगों को परीक्षा में कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से किसने दिया, कौन हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, ये हिंदी साहित्य के आप लोग हिंदी के बाइबिल, कुरान, रामचरितमानस भी कह सकते हैं, इनके ग्रंथ को बहुत महत्वपूर्ण हैं। हिंदी साहित्य के रीढ़ हैं कौन? रामचंद्र शुक्ल जी। समझ में आ रहा? आगे हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए निम्न, यहाँ निम्न कर लीजिए, थोड़ा मिस्टेक है फॉन्ट की वजह से, हिंदी में हो जाता है निम्न। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं, यही नहीं आप लोग ध्यान देना है परीक्षा में। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक कौन? मोतीलाल मेनारिया जी हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्रगुप्त जी हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सर जॉर्ज गियर्सन जी हैं। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर जी हैं। बताइए, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए एक क्वेश्चन, दो, तीन, एक, चार क्वेश्चन इसमें बन रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो सुमेलित नहीं साथियों क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। बिल्कुल आप लोग सही, जो विकल्प सी दे रहे हैं सही है ही, जॉर्ज गियर्सन नहीं है, बल्कि हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास, इस दोनों ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी है। ठीक, शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ है शिव सिंह सेंगर का है साथियों। ये राजस्थान के निवासी थे। कहाँ के? राजस्थान के। राजाओं का जहां स्थान उसे राजस्थान कहते हैं। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए इनमें से असत्य कथन कौन सा है, यही देखिए आप लोग पकड़ना है। इनमें से असत्य, इसे गोला करना है, कौन सा है? शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ 1929 में प्रकाशित हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है। गासा दत्तारसी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण है। हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर आप लोग क्या है बताइए। यहां आप लोग विकल्प घा कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का क्या है बताइए, थोड़ा हम जल ले लेते हैं। हिंदी साहित्य शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ कौन से सुमेलित नहीं है, असत्य है, आप लोग बताना है। देखिए इसमें 4 क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है। ठीक, सही है, 1929 में ही प्रकाशित हुआ शुक्ल जी का, ये बिल्कुल सही है। गासा द तारसी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक, बिल्कुल ये भी सत्य कथन आपका है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण, बिल्कुल सत्य भी है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये बिल्कुल गलत है। किसका है? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, यही पकड़ना था आप लोगों को। इसमें गलत, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जी हाँ साथियों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनका एक ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं। प्रश्नोत्तरी आप लोग कैसी लग रही है, इसको कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का, टीजीटी 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। इसमें टीजीटी 2021 में ये पूछा गया क्वेश्चन। देखिए यही 5000 जो है, यही आपको पकड़ना है, कवियों का विवरण संकलित है। मिश्रबंध विनोद में, शिव सिंह सरोज में, हिंदी साहित्य का इतिहास में, हिंदी साहित्य की भूमिका में। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि से। देखिए जो एक क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आप लोगों के बीच, ये मानक पुस्तकों द्वारा ही तैयार किए गए हैं, किसी कोचिंग या गाइड के कट पेस्ट नहीं है। आप लोग इस चीज़ को जान भी रहेंगे। इसमें देखिए 4 क्वेश्चन छिपे हैं, हम पूछ लेते। उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें 5000 कवियों का। मिश्रबंध विनोद में कौन कौन से आते हैं? शिव सिंह सरोज किसका ग्रंथ है? देखिए 2 क्वेश्चन होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास किसका ग्रंथ है? हिंदी साहित्य की भूमिका किसका ग्रंथ है?
लेकिन देखिए इसमें हम समेट दिए, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आप लोगों को बन गया। बताइए इसका जो सही उत्तर साथियों क्या होगा, आप लोग बताइए। बिल्कुल सही दे रहे हैं 5000, जी हजार, 4000। इसका जो एग्जैक्ट देखिए है 4591 कवि हैं, यही आपका सही उत्तर है मिस्र बंद विनोद। ठीक, शिव सिंह सरोज किसका ग्रंथ है? शिव सिंह सेंगर जी का है, शिव सिंह सेंगर जी का है। किसका है? शिव सिंह सेंगर जी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसका? देखिए आरसी शुक्ल जी का है। अरे रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे, आरसी शुक्ल मतलब रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका एक ये भी है ना, किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनकी एक ग्रंथ अभी हमने पीछे और बताया, हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी है इनका, इसका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते। देखिए बहुत महत्वपूर्ण टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे पहुंच चुके हैं। देखिए हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? हिंदी वीर काव्य, यही पकड़ना आप उनको। हिंदी जो वीर काव्य के रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, यहाँ होगा आपको शास्त्री थोड़ा छूट गया है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। टीकम सिंह यहाँ तोमर हो जाएगा। रामविलास शर्मा जी हैं। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा साथियों, बताइए। हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? बिल्कुल आप लोग विकल्प सी, हाँ बिल्कुल सही है, विकल्प जो सी आप लोग दे रहे हैं यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? टीकम सिंह तोमर जी हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना मित्रों, इनकी जो रचना है निराला की, सबसे बड़ी काम इनको निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना महत्वपूर्ण इनका ग्रंथ है। सबसे अधिक कार्य इन्होंने निराला पर किया। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसे महाप्राण वाल्ट हिटमैन की उपाधि भी मिली है, और मुक्तक छंद के जनक भी हैं निराला जी। तो इन्होंने सबसे अधिक कार्य, रामविलास शर्मा जी ने निराला की साहित्य साधना ग्रंथ को लिखकर निराला को निराला बनाया। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हम लोग। देखिए शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा? बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। शुक्ल जी ने आधुनिक काल को नाम क्या दिया, क्या नाम रखा है बताइए। वर्तमान काल, आधुनिक काल, गद्य काल, जागरण, सुधार काल, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? इसका सही उत्तर क्या आप लोग बताइए। आप लोगों की दृष्टि में क्या, आप लोग दिमाग में क्या उत्तर इसका बन रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 का क्या उत्तर सही आप लोगों को दे रहे हैं? बिल्कुल सही है, विकल्प सी, हाँ गा। जो गद्य काल है साथियों, यही गद्य काल इन्होंने दिया है। जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र का दिया हुआ है। जागरण सुधार काल कहते किसे हैं? एक जागरण काल, एक जागरण सुधार काल। देखिए हाँ, द्विवेदी युग को कहते हैं। किसको कहते हैं? द्विवेदी युग जो है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल। जागरण काल किसे कहते हैं बताइए, अगर पूछ ले जागरण काल। देखिए क्वेश्चन, जागरण काल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? एक में 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर मैं उस तरह देता तो लगभग 120 से 135 40 क्वेश्चन बन जाते। एक क्वेश्चन में 3, तो 30 तिहाई 90, ऑलरेडी 90 क्वेश्चन बन गए, लेकिन मैंने समेट दिया एक में। तो देखिए साथियों, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा? वर्तमान काल, आधुनिक काल, गद्य काल, जागरण, सुधार काल। तो इसका जो सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं गद्य काल। जी हाँ साथियों, गद्य काल। तो मैंने बात यहाँ करा जागरण काल, भारतेंद्र युग को कहा जाता है। किसको? भारतेंद्र युग को। ठीक,
भारतीय द्वीप को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? भक्ति काल, पूर्व माध्यमिक काल, रीत काल या कोई नहीं? का खागा, यहाँ घा हो जाएगा, टाइपिंग थोड़ा फाल्ट है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। पूर्व मध्यकाल बहुत महत्वपूर्ण। रामचंद्र शुक्ल अगर आ गए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे साथियों। रामचंद्र शुक्ल अगर आ गए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इसी पर आप लोग एक बताइए उत्तर। तो मैं एक मोटिवेशनल पंक्ति भी बताता हूँ आप लोगों के। बादलों का गुनाह नहीं कि वो बरस गए, बादलों का गुनाह नहीं कि वो बरस गए, दिल हल्का करने का तो हक सबको होता है ना। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। पूर्व मध्य काल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? अरे भाई भक्ति काल दिए हैं, ठीक। और उत्तर मध्यकाल क्या नाम दिए हैं? उत्तर मध्यकाल। पूर्व माध्यमिक काल नहीं होगा, उत्तर मध्यकाल क्या नाम दिए हैं? इसी को क्या कहते हैं? रीतिकाल नाम दिए हैं। इनका कथन है, दोहरे नामकरण की अगर कोई कह सकता है भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, रीत काल को माध्यमिक काल किसने? ठीक। अब आगे हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ जो है 1050 विक्रमी संवत से स्वीकार किया है? 1050 आप लोग कह सकते हैं। हजारी प्रसाद यहाँ द्विवेदी हो जाएगा। क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। और रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। डॉक्टर नगेंद्र जी। मिश्र बंधु, मिश्र बंधु में कौन कौन से आते हैं वही बताएंगे हम इसको। मिश्र बंधु में कौन कौन से आते हैं? इसका जो सही उत्तर साथी होगा 1050 विक्रमी संवत से, तो रामचंद्र शुक्ल जी माने हैं। जी हाँ साथियों, जो आदिकाल का समय है, आदिकाल 1050 विक्रमी संवत से 1375 तक ले गए हैं ना, फिर 1375 से इसी प्रकार आगे हो जाएगा आदिकाल भक्ति काल। 1050 1375 से 1700 यहाँ हो जाएगा विक्रमी संवत, फिर 1700 से 1900 हो जाएगा विक्रमी संवत। ठीक है। भक्ति काल के बाद रीत काल, रीत काल के बाद क्या हो जाएगा? आधुनिक काल, आधुनिक काल 1900 से विक्रमी संवत से अब तक कर सकते हैं। क्या? अब तक। तो देखिए मिश्र बंध में बता रहे थे हम कि मिश्र बंध में कौन कौन से लोग आते हैं। मिश्र बंध में यहाँ हम लिख देते हैं, मिश्र बंध विनोद में कौन कौन से आते हैं लोग? मिश्र बंधु, बंधु में इसमें 3 लोग हैं। गणेश बिहारी मिश्र, गणेश पूछ लेता है। त्रिपाठी बंधु में कौन कौन से लोग आते हैं बताइए? त्रिपाठी बंध में कौन कौन से लोग आते हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इसका सही उत्तर आप लोग जानते हैं, रामचंद्र शुक्ल हो ही गया। अब मिश्र बंध में कौन कौन से लोग आते हैं? गणेश बिहारी, गणेश बिहारी मिश्र, गणेश श्याम, श्याम बिहारी मिश्र जी हो जाएंगे। गणेश श्याम सुखदेव आ जाएंगे, एक पूछ लेगा सुखदेव बिहारी, सुखदेव बिहारी जी आ जाएंगे। ठीक। इसका सही उत्तर हो गया क्या? हाँ बिल्कुल सही है, आप लोग कमेंट के माध्यम से सूचित कर दिए, रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे अब आगे हम बढ़ लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे आप लोग वीडियो अच्छी अच्छी मिल सके। अब प्रतिदिन मिलेगी आप लोगों को वीडियो। देखिए आप लोग परीक्षा के दृष्टि में रखते हुए प्रतिदिन एक प्रश्नोत्तरी आप लोगों के बीच प्रस्तुत की जाएगी, और अच्छी पुस्तकों द्वारा, मानक पुस्तकों द्वारा, प्रमाणित पुस्तकों द्वारा। तो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हिंदी
साहित्य का प्रारंभ है, यहाँ हिंदी साहित्य चाहना चाहिए था। साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? 1700 विक्रमी संवत, यहाँ बिंदी दे दिए, यहाँ भी 750 विक्रमी संवत, 1000 विक्रमी संवत और 1050 विक्रमी संवत। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? ये गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। साहित्य का जो प्रारंभ है कब से माना गया है? तो 750 विक्रमी संवत, बिल्कुल सही है। आप लोग सही उत्तर देने, खा जो विकल्प है ये सही है आप लोगों का। ठीक, आगे हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए, जॉर्ज गियर्सन की रचना का हिंदी में अनुवाद किया, बहुत महत्वपूर्ण है ये। जॉर्ज गियर्सन की रचना का हिंदी में अनुवाद किया तो अंग्रेजी में लिखे थे ना? किशोरी लाल गुप्त जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं, इनमें से कोई नहीं है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में, आप लोगों की निगाह में? जी साथियों, बिल्कुल आप लोग सही दे रहे हो। किशोरी लाल विकल्प जो ए है, यही सही उत्तर आप लोग दे हैं। किशोरी लाल गुप्त जी हैं। उनका ग्रंथ 1888 और 1889 बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में छपा था। इसमें बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में छपा था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यहाँ कर सकते हैं आप लोग, एशियाटिक सोसाइटी, और स्पष्ट हो जाएगा ना। पत्रिका के रूप में छपा था। 1888 1889 दोनों मिलता है, लेकिन जो मान है 1888 और 89 दोनों आप लोग जानते रहिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पर पहुंच गए हैं। ठीक, बहुत दमदार क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? देखिए, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। एक कथन किसका है? मिश्र बंधु जी हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, श्याम सुंदर दास जी हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या होगा? धीरेन्द्र वर्मा नहीं भाई, इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। चित्तवृत्त, ये देखिए पूछता है बहुत, और पूछा गया क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का काल निर्धारित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का काल निर्धारित किया है। 1050 से 1375 ईस्वी है। देखिए ध्यान से देना उत्तर आप लोगों को। 993 से 1318 ईस्वी है। 850 से 1100 ईस्वी है। उपरोक्त में से कोई नहीं है। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखते हैं किसका उत्तर सही आता है पहले। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। इसका जो सही उत्तर 1375 नहीं होगा, ये विक्रमी संवत है। ये क्या है? विक्रमी संवत है। ध्यान दीजिए, यहाँ ईस्वी लगा है। सन में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1318 से 993 यही है ना। इसमें 57 जोड़ दीजिए। 7 3 10 के 0, 9 10 5 15, 9 1 10। देखिए 1050 आ गया कि नहीं? ये क्या है? आपका विक्रमी संवत है। ध्यान आप लोग दिए ही नहीं, ईस्वी में है। इसमें सन में पूछ लिया घुमा के, तो यही आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी। 993 से 1318, ये ध्यान देना था आप लोगों को। परीक्षा में ऐसे ही पूछता है घुमा के। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। आदिकाल को संधिकाल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर नगेंद्र जी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोगों की दृष्टि में इसका सही उत्तर क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। इसका सही उत्तर क्या है? संधिकाल, बिल्कुल सही आप लोग दे रहे हैं। विकल्प जो बी है, राम कुमार वर्मा जी, इन्होंने एक संधिकाल, संधि एवं चारण काल दिया है। और इनका जो ग्रंथ है सिर्फ भक्ति काल तक ही इन्होंने लिखा है। कितने? भक्ति काल तक ही अपने ग्रंथ में काल का विभाजन या निर्धारण किया, भक्ति काल तक ही लिखा है राम कुमार वर्मा जी ने। राम कुमार वर्मा जी, ठीक। नगेंद्र कौन, तो संपादक के क्षेत्र में इनका काम रहा है। इनका जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, कोई साहित्य ग्रंथ लिखा नहीं है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक। समझ में आ रहा? आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, रासो ग्रंथ में निम्नलिखित, यहां निम्नलिखित करिए, निम्नलिखित है ये, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं थी? ये देखिए, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माने क्या? विशेषता, गुण, या गुण कर सकते हैं आप लोग। कौन सी विशेषता, गुण नहीं थी? आश्रयदाताओं की अतिशोक्तिपूर्ण प्रशंसा है, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, जैन बौद्ध धर्म संबंधित है, वीर एवं श्रृंगार रस का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर क्या होगा? रासो ग्रंथों में क्या हो जाएगा? जैन और बौद्ध, यही सब आपका जो सही उत्तर है। जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित। डिंगल पिंगल क्या थी? रासो ग्रंथों में एक शैली भी थी। प्रवृत्ति जिससे पूछा ना, प्रवृत्ति क्या है? ये जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित यही नहीं है, ये शैली थी डिंगल पिंगल, ठीक। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक। आदिकाल के साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती? देखिए फिर दे दिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आदिकाल के साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती? यही ध्यान देना है। पाई जाती है ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। पाई जाती है, श्रृंगार है, भक्ति है, प्रकृति वर्णन है, राष्ट्रीय भावना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर क्या होगा? अरे श्रृंगार भी मिलता, देखिए श्रृंगार से ओतप्रोत ही राजाओं की प्रशंसा ही इसमें है आदिकाल में। भक्ति भी है, प्रकृति का वर्णन, लेकिन राष्ट्रीय भावना यही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिसका खाना उसी का गाना में क्या कर रहे थे? कवि आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा कर रहे थे, रानियों की प्रशंसा कर रहे थे। तो आश्रयदाता थे। राष्ट्रीय भावना का अभाव है साथियों, इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। देखिए, कैमास वध किस आदिकालीन रचना का अंश? बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, कैमास वध किस आदिकालीन रचना का अंश है? बताइए आप लोग। हमीर रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? अनिल जी, अनिल, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? आप लोग देखिए, कैमास वध है। आगे चला जाए, ठीक है। कैमास वध है किस आदिकालीन रचना का अंश है? खमीर रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो। साथियों सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं, क्या है? बिल्कुल सही। आप लोगों की तैयारी अच्छी है। 23 का गा, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। पृथ्वीराज रासो है, बिल्कुल सही है। क्या हुआ? हाँ, चले क्लास आगे, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, देखिए तो इसका जो कैमास वध साथी पृथ्वीराज रासो का है। खुमाल रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय जी हैं। कौन? दलपति विजय जी हैं। इसमें राजा खुमार के युद्धों का वर्णन है। राजा खुमार, राजा खुमार के 24 युद्धों का वर्णन है। परमाल रासो के कौन लेखक? जगनीक जी हैं। और ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है ना, जिसे आल्हा कहते हैं आप लोग, आल्हा। परमाल रासो नाम से श्याम सुंदर दास जी ने नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित करवाया था। श्याम सुंदर दास जी ने, देखिए कितना क्वेश्चन बन रहा है। श्याम सुंदर दास जी ने नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित करवाया था। ठीक। हमीर रासो किसकी रचना है? हमीर सारंगधर की है साथी, सारंगधर की जी की है। ठीक। पृथ्वीराज रासो में 69 समय है, 68 प्रकार के छंद हैं। इसमें कैमास का एक वध, जो कैमास उसका वध किया गया है, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुंच चुके, आगे है, बढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए अब आगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 24 है। पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार, ओह मैंने बता दिया उत्तर में पीछे, बताइए इसका। पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? बताइए। 50, 40, 68, 70। अभी पीछे मैंने बताया एकदम एग्जैक्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही आप लोग बता रहे हैं, विकल्प जो सी है। 68 प्रकार के छंद हैं इसमें, और 69 समय है इसमें। कितना है? 69 समय है इसमें। ठीक, 69 प्रकार समय है इसमें। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। पृथ्वीराज रासो, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, बता सकते हैं? चलिए आगे हम लोग बढ़ते, आप लोगों के होमवर्क हो गया। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास जो दर्शन है, यही नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? विजेंद्र स्नातक जी हैं, नालिन बिलोचन शर्मा जी हैं, डॉक्टर नामवर सिंह जी हैं, डॉक्टर विनय मोहन जी हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों को बताइए? आप लोगों की दृष्टि में, निगाह में क्या उत्तर इसका सही होगा? क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन नालिनी बिलोचन शर्मा जी। जी हाँ साथियों, 25 का आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं, नालिन बिलोचन शर्मा जी यही सही उत्तर हो जाएंगे। नामवर सिंह की दूसरी परंपरा की खोज, इनकी बहुत अच्छी पुस्तक है ना। दूसरी छायावाद युग भी है, छायावाद दूसरी परंपरा की खोज। सबसे अधिक इन्होंने क्या क्या किया? आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। और ये काशीनाथ सिंह के क्या भाई हैं? काशीनाथ सिंह के क्या हैं? भाई है, भाई। वो भी साहित्यकार है ना। आगे बढ़े हम लोग, आगे देखिए। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, शिव सिंह सरोज। देखिए, शिव सिंह सेंगर द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1850 में, सन 1873 में, 1863 में, 1883 में। तो इसका जो सही उत्तर होगा
आप लोग सही दे रहे हैं, 1883 बिल्कुल सही है, यही विकल्प जो डी है घा बिल्कुल सही है। और ये शिव सिंह सरोज कहाँ के थे? राजस्थान के निवासी थे। कहाँ के? राजस्थान के निवासी थे साथियों। देखिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास? देखिए यहाँ निम्नलिखित कर लीजिए आप लोग। निम्न इतिहास ग्रंथों में किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाएगा? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्री सिंह सरोज है, 284 वैष्णवन की वार्ता है, भक्तमाल है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाएगा? बताइए आप लोगों की दृष्टि में क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर क्या होगा? हाँ, विकल्प डी बिल्कुल सही है। विकल्प जो डी है यही आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। ये किसका ग्रंथ है अगर ये हम पूछ ले? बताइए। जॉर्ज गियर्सन जी का है। जॉर्ज गियर्सन जी का है। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन इनका पूरा नाम है ना। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हिंदी साहित्य का यहाँ आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? राहुल सांस्कृत्यायन जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, मिश्र बंधु जी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छा। देखिए रामकुमार वर्मा जी ही सही उत्तर हो जाएगा। रामकुमार वर्मा जी ये सही उत्तर आप लोगों का है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ओ आ गया ये भी। देखिए वैज्ञानिक इतिहास अभी पीछे मैंने बताया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा रचित है? श्याम सुंदर दास जी हैं, डॉक्टर नामवर सिंह जी हैं, डॉक्टर नगेंद्र जी, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी। तो यही जो विकल्प है आप लोगों का डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी, आप लोगों का सही विकल्प यही हो जाएगा साथियों। तो आज हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है। हिंदी की आदि जननी, अभी मैंने शुरुआत में बताया था हिंदी की आदि जननी, ये देखिए पकड़ना आप लोग, क्या है? अपभ्रंश है, प्राकृत है, संस्कृत है या पाली है? आदि जननी की बात कर रहा है। अपभ्रंश नहीं होगा, इसका जो सही उत्तर है संस्कृत हो जाएगा, ठीक। इसका जो सही उत्तर है संस्कृत हो जाएगा। समाप्त हो गया, 30 क्वेश्चन था। हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले क्लास में। पुनः आप लोगों से आग्रह है साथियों कि अगर आप लोग धरती पुत्र चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कमेंट करें। इसी पर